अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने CSS फिज़िक्स पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का वेरी फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेक्चर को फुली वॉच किया होगा और आपको उस लेक्चर को वॉच करने के बाद काफ़ी सारी नई बातों का, नए कंसेप्ट्स का, मेथडोलॉजी का पता चला होगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट गॉस लॉ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, देखें डियर्स, अब 2000 से लेकर 2020 तक फिज़िक्स के जो पेपर हैं उन तमाम पेपर्स को इवेल्युएट करने के बाद मैंने जो ये देखा है कि गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं मेंशन करता जाऊंगा, अब ये गॉस लॉ जो है ये आपका CSS के पेपर में 2013 में आ चुका है और 2015 में आ चुका है। और करना क्या था, सिर्फ प्रूव करना था, गॉस लॉ को डिफ़ाइन करके प्रूव करना था। आगे जब कोई और बात आएगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आज के लेक्चर में जो हमारे मेन कंटेंट्स होंगे वो मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूँ कि इस लेक्चर के दौरान हम गॉस लॉ को स्टडी करेंगे, इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे और उसके बाद जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों इसी लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिडक्शन ऑफ गॉस लॉ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ भी हो जाए, ताकि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आज जो है हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। जी देखें डियर्स, ये लॉ गॉसेस वाज द जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट और इसका जो नाम है वो है कर्ल फ्रेडरिक। ये इसका नाम है। किसी को पढ़ना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ना आता, बड़ा मुश्किल सा नाम है ना, इसलिए। अच्छा जी, अब ये कैरल फ्रेडरिक गाज ने ये लॉ जो है हमें दिया और ये लॉ क्या कहता है इस बात को आज अपने गौर से समझ लेना है। इस लॉ की स्टेटमेंट से मैं पूरा गॉस लॉ आपको समझा दूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट से, अगर आप इसको गौर से जो है वो फोकस के साथ देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसकी कंप्लीट, ताकि हम एक एक वर्ड को जो है वो स्टडी कर सकें। तो ये क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट ये लिखने का एक तरीका होता है, स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है ये लॉ, हमें ये बताता है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब आपने वर्ड्स पे जो है वो तवज्जो करनी है। क्लोज, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं या सिंपली भी लिख सकते हैं इज, ठीक है। इज इक्वल लिख लें और आपके लिए आसानी हो जाएगी। इज इक्वल्स टू किसके, इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
क्या 1/ε0 किसके टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये स्टेटमेंट शायद देखने में आपको अजीब सी लग रही हो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद अजीब नहीं रहेगी। इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं। देखें डियर्स, इसमें ये है इसकी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपके सामने आपको विजिबल है। इसको मैं 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करने के बाद अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। देखें, अब ये क्या कह रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट फ्लक्स, देखें फ्लक्स से आप वाकिफ़ हैं। फ्लक्स उसने क्या कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू, इसका मतलब है हम अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो हमें पहले तो यहाँ पे फ्लक्स लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, कि दिस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिखा आपको कहीं मिलेगा, एक ही बात है कि फ्लक्स थ्रू एनी। अब ये एनी का वर्ड जो है इसको आप गौर से समझें। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज का वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है, अब फ्लक्स मैंने लिख दिया। अच्छा, एनी क्लोज सरफेस, 1 मिनट के लिए इनको माइंड में रखें। सरफेस इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये, देखें इज इक्वल टू लगा दिया 1/ε0 टाइम्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए लेट सपोज मेरे पास कोई नंबर है और वो है नंबर x, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस x का 2 टाइम बताएं, तो आप क्या कहेंगे, 2 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। इस तरह आप ले सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइम्स है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने क्या लिखा, 1/ε0 लिखा, मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई करके टाइम्स के लिखा था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म निकाली कैसे। क्लियर जी। अब मैंने वर्ड्स को डिस्कस करता हूँ। देखें, अब यहाँ पे एनी का वर्ड यूज़ क्यों किया। एनी का वर्ड जब यहाँ पे इसने यूज़ किया है तो ये मुझे बता रहा है द लिमिटेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। क्या मतलब है कि एनी का वर्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो गॉसेस लॉ है, गॉसेस लॉ का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके अंदर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर एनी का वर्ड ना यूज़ करता, यहाँ पे ले लेता ना कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ले लेता, स्क्वायर ले लेता, सर्कल ले लेता, ट्रायंगल कुछ ले लेता, वो भी तो क्लोज बन जानी थी। इसका मतलब है एनी का वर्ड यहाँ पे लिख के उसने मुझे बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये जो फाई है, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स, नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा लास्ट पे वीडियो के एंड पे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। ये मैं लिखने में मेरे ख्याल में कुछ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लिखने से अब परहेज़ करता हूँ। देखें, ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, तो इसका मतलब स्टूडेंट कहते हैं जी लिमिटेशन कहाँ से आ गई। देखिए, अगर आप इसको गौर से पढ़ते हैं तो सारी बातें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, अब देखें यहाँ पे वर्ड कौन सा है, क्लोज का। अब हमें पता है क्लोज, देखिए यहाँ लिखना ज़रूरी क्यों था, क्या लिख देता थ्रू एनी सरफेस, तो क्लोज लिख के इसने शर्त लगा दी कि गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर है क्लोज सरफेस।
यहाँ तक बात समझ आ गई कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फार्मूला बनाया और स्टेटमेंट के अंदर जो मौजूद वर्ड थे उसी से मैंने इसकी लिमिटेशन बना ली। एनी से मैंने ये निकाला कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, और क्लोज से मैंने ये निकाला यहाँ पे कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर है क्लोज सरफेस। यहाँ तक बात समझ आ गई। किस लिए यूज़ होता है वो भी बताते हैं कि इट इज़ ओनली, मैं लिखने से थोड़ा सा जो है वो परहेज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो नोट्स में आपको दिखा दूँगा। तो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर है क्लोज सरफेस। ये सिर्फ अप्लाई हो सकता है किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। यहाँ तक ये बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने तो कह दिया, देखिए फेलोज, मैंने कह दिया कि ये क्लोज सरफेस है। अब देखें, आप कह सकते हैं कि हम गॉजिला अप्लाई करना चाह रहे थे किसी सरफेस पे, बट वो सरफेस क्लोज नहीं है, तो फिर क्या हम गॉजिला अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, आप कर सकते हैं। कैसे? कि अगर क्लोज सरफेस ना हो, इसके लिए मैं आपको अगेन रिकमेंड करूँगा सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक, वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखें, अगर क्लोज सरफेस ना हो तो फिर हम इमेजन करते हैं, क्या करते हैं हम इमेजन करते हैं, क्या चीज़ इमेजन करते हैं? हम इमेजन करते हैं क्लोज सरफेस। आदत होती जा रही बड़ा लिखने की। हम क्या करते हैं? इमेजन करते हैं क्लोज सरफेस, और वो जो सरफेस हम क्लोज इमेजन करते हैं क्लोज सरफेस, उसको बोलते हैं गैशियन सरफेस। क्योंकि गॉसेस लॉ में ये सपोज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैशियन सरफेस। गैशियन सरफेस हमारे काम किस लिए आई कि जब हम परेशान बैठे थे, सर पकड़ के बैठ गए कि अब हम क्या करें, अप्लाई करना है गॉसेस लॉ। ठीक है, अब गॉसेस लॉ अप्लाई करना है बट सरफेस क्लोज नहीं है, तो सरफेस क्लोज नहीं है तो फिर हम कंसीडर करेंगे एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस एंड दैट सरफेस इज नोन एज गैशियन सरफेस। अब बात आती है कि ये गॉसेस लॉ हम पढ़ते ही क्यों हैं। स्टार्ट में मैंने आपको नहीं, जानबूझ के नहीं बताया। देखें, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पहली ज़रूरत तो ये है कि हमने CSS का एग्ज़ाम देना है, वेरी गुड। और दूसरा जो इसका मेन फोकस है, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई हमने कल ही तो पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला था, तो यहाँ हम वो सिंपल उस फार्मूले से निकाल सकते हैं? नो, वो फार्मूला हर एक सरफेस के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये आपको अगर कोई क्लोज सरफेस दे दे, इमेजिनरी कोई ऐसी सरफेस दे देता है जो है भी इमेजिनरी, तो उसके लिए वो आप वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ उस केस में है जब कोई पॉइंट चार्ज हो और वो जो है उसकी दो चार्जेस हों और उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन या कुछ भी हो रही। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे चार्जेस होंगे, इनफाइनाइट हीटें आएंगी और डिफरेंट सरफेसेस की आएंगी। बात समझाइए। तो इसलिए क्लोज सरफेस के लिए वो फार्मूला आपका एप्लीकेबल है नहीं है। हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। देखें, अब यहाँ पे प्रूफ के लिए मैं जी डियर व्यूअर्स, तो अगर मैं आपसे ये कह रहा था, अगर बात करें प्रूफ की, तो वीडियो रोकनी पड़ गई किसी वजह से। अगर बात करें इसके प्रूफ की, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूँ कोई, और ये इमेजिनरी सरफेस और ये क्लोज है। अब मैंने ये क्लोज सरफेस कंसीडर जी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली, और मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि इस सरफेस के अंदर जो है वो चार्ज पड़ा है। इस सरफेस के अंदर क्या पड़ा है? चार्ज पड़ा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई प्लस पॉजिटिव क्यू रख दिया। अब आपको पता है जब मैंने पॉजिटिव क्यू यहाँ पे रखा तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती हैं वो तो बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या बनेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज। ठीक है, और ये चूँकि वेक्टर है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर। अब देखें, अब मैं इस होल सरफेस का ऐसे ही, मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, मैं इसका यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ही फ्लक्स या कोई ऐसी चीज़ फाइंड कर लूँ। नो, इस होल सरफेस का नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा, यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करूँगा, इसका एक पैच कंसीडर करूँगा, ये पैच पहले इसका मतलब इसकी सरफेस पे मैंने लिया ना, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पैच का निकालूंगा, छोटे पैच का, और फिर जो है मैं होल सरफेस पे इसको इवेल्यूएट करूँगा। अब देखिए, अगर ये पैच मैंने लिया है तो इसका नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इसका नॉर्मल किधर होगा, आउटवर्ड, तो ये बनेगा इसका नॉर्मल। अब देखें, ये नॉर्मल है, लेट सपोज इसका मैं एरिया डी ए ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ई और जो नॉर्मल है, मीन जो एरिया एलिमेंट है, या जो वेक्टर आपके पास जो वेक्टर एरिया है, इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स लूँ तो फ्लक्स भी मैं क्या लूँगा, डी फाई लूँगा। क्या लूँगा, डी फाई, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। स्केलर एरिया नहीं, वेक्टर एरिया। ये स्केलर और वेक्टर में फ़र्क है। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक जो है उससे ये कंसेप्ट लाजमी क्लियर करें। देखें, अब अगर मैं इसको ओपन करूं, आप क्लियर है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये आएगा ई डी ए और कॉज ऑफ है थीटा। अब यहाँ पे तो कॉस ज़ीरो हो जाएगा, कॉज एंगल क्या बनेगा, इनके दरमियान है, एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में। और जब इनके दरमियान जो है वो एंगल 0 डिग्री बनेगा तो फिर क्या होगा, ज़रा गौर से देखना है आपने। फिर ये होगा कि आपके पास ये जो डी फाई था, ये जो फ्लक्स था, इस एक पैच के लिए ये आपके पास आ गया ई डी ए, ई डी ए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स। अब देखें, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यो टू पॉइंट चार्ज निकाला था, अब ये भी तो पॉइंट चार्ज ही है। अब आप क्या करें, यहाँ पे कल वाली वो फार्मूला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये डी ए हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी फाई। ये आ गया फ्लक्स उस छोटे से टुकड़े के लिए, उस छोटे से पैच के लिए। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने तो होल सरफेस के लेना है, फार है इंटायर या होल सरफेस, तो होल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें, होल सरफेस के लिए हम सिंपल ये करेंगे कि इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो ये इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे के क्यू जो है वो यहाँ कांस्टेंट के तौर पे अपेयर हो रहा है, और ये आपके पास आ जाएगा डी ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये तो सिंपल डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल है फ्लक्स। ये के क्यू आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। अब बात ये है कि ये किसके बराबर बनेगा, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में हम सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टी रेडियन। क्या होता है, एक रेडियन होता है और दूसरा स्टी रेडियन होता है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप थोड़ा स्टी रेडियन को याद करें, तो स्टी रेडियन को हम बोलते थे सॉलिड एंगल। क्या बोलते थे, सॉलिड एंगल। अब इसको सॉलिड एंगल क्यों कहते थे, देखिए अगर आप इसकी आप डेफिनेशन माइंड में लेके आए तो डेफिनेशन कुछ ऐसे हुआ करती थी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बात को आप समझना, स्फीयर कब, व्हेन इट्स एरिया becomes equal to
द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। जब एरिया जो है उस सरफेस का उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो उस टाइम जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो अब मैं ये कहता हूँ कि इनकी ये जो रेशो है इसको कह देते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि ये स्फेयर के केस में हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ से आपको सॉलिड एंगल का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमने कहाँ से लिया। ठीक है, तो अब देखें, अब सॉलिड एंगल है और ये है, देखें अगर ये सर्कल होता तो 2 पाई बन जाता। अब अगर ये स्फेयर है, क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर के लिए हम इसको क्या पुट करेंगे, 4 पाई। अगर सर्कल होता तो क्या पुट करते हैं, 2 पाई। और स्फेयर के लिए क्या होता है एंगल, सॉलिड एंगल 4 पाई। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। अब देखें तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू और ये 4 है पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, क्यों। तो ये हमने गॉस लॉ को क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने इसमें गॉस लॉ को क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था कि हम गॉस लॉ को डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया, लिमिटेशन देखी, यूज़ किस लिए करते हैं, और उसके फार्मूले को मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो ये मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पे वाइंड अप कर दूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रल और जो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म और जो डिडक्शन है वो उसमें कर दूंगा, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसके नोट्स जो है मैं आपसे थोड़े विजिबल कर देता हूँ कि नोट्स आप इसके देख लीजिए। देखेंगे ये अगर आप देख रहे हों तो ये जो मैंने नोट्स इसके कुछ बनाए हैं, थोड़ा रजिस्टर का प्रॉब्लम है, यहाँ देख लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। देख लें आप 213-15 जो है मेंशन है ऊपर। ठीक है, तो ये नोट्स हैं इसके, ये भी आप जो है यहाँ, ताकि आपको टेंशन न हो। नोट्स कोशिश करें कि आप अपने बनाएं खुद के भी, और ये मैं आपको जो विजिबल कर रहा हूँ ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये नोट्स हैं। ठीक है, और इसका जो दूसरी साइड है वो ये है, इसमें मैंने वेक्टोरिया को वैसे ही यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, और ये आपका जो टॉपिक था गॉस लॉ वाला कंप्लीट हो चुका। इससे आगे नेक्स्ट जो है हम इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म करेंगे। ये पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में करें ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो डेली बेसिस पे हम वर्क कर रहे हैं इसको आप डेली बेसिस पे तैयार करते जाएं, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द अज जल्द जो है उसके बारे में रिप्लाई किया जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।